अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन और आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर आज दो बातें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो मोदी जी की बड़ी तारीफ हो रही है जी, ऑस्ट्रेलिया में भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो आपके यहाँ का कहना कि नारा के मोदी है तो मुमकिन है, ये चीज पाकिस्तानी भी कह रहे हैं। तो एक तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, समझ लीजिए भारत के, उनमें और मोदी जी में ऐसा क्या फर्क है कि अब पाकिस्तान से भी लोग जो है वो तारीफ करने पे मजबूर हैं। दूसरा हम आपसे बात करेंगे कि हमारे यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर और नसीम जहरा दोनों जर्नलिस्ट हैं, और उनकी टॉक शो जो था उनका, उनकी डिबेट जो थी वो बड़ी वायरल हो रही है इंडिया में भी हर जगह, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो पहले आर्मी चीफ थे उन्होंने बुला के कहा कि भारत से जंग नहीं करनी, हमारे पास जो है टैंक वगैरह हमारे ठीक ठाक नहीं है, इस किस्म की बात। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी भी आने वाले थे इमरान खान के टाइम में, जो है बातचीत चल रही थी और एक पीस प्रोसेस शुरू होने लगा था और मोदी जी जो है वो पाकिस्तान के विजिट पे भी तैयार थे। आप क्या कहेंगे? जी, पहले पहले विषय पे जाते हैं आरजू जी। देखिए, आज ने जो बात कही, ये समिट हुआ था, सद्भावना इवेंट मेलबर्न में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। हम्म। ऑस्ट्रेलियन एमपी मिस्टर वुड वो भी थे, वो माइनॉरिटी अफेयर्स को देखते हैं। यहाँ हिंदू थे, यहाँ मुसलमान थे, यहाँ ज्यू थे, यहाँ पारसी थे, यहाँ अहमदिया थे, यहाँ बोहरा थे, यहाँ शिया थे, यहाँ सरदार थे, हर बुद्धिस्ट थे, हर कम्युनिटी के लोग थे। और ये जरूरी नहीं कि ये लोग जो थे इंडियन ऑरिजिन के थे, कुछ पाकिस्तानी ऑरिजिन के भी थे हम्म। ना। इन्होंने जो बोला कि भाई देखो, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मोदी जी के अंडर इंडिया में जो कम्युनिटीज में आपस में मेल मिलाप है वो बड़ा है, कम्युनल वायलेंस घटी है, इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। मोदी जी की जो पॉलिसी है सबको साथ लेके चल रहे हैं। अब आरजू जी, यहाँ मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। आप यही नहीं, आप अब चाइना में देखिए, चाइना में मोदी जी को लेक्सिकॉन कहते हैं, लेक्सिकॉन यानी कि इमोर्टल। हम्म। तो वो एज पर चाइनीज कल्चर कहते हैं 1000 साल में एक आदमी ऐसा आता है जो ह्यूमैनिटी का भला सोचता है, जो पूरी ह्यूमैनिटी का भला सोचता है, तो उसे, इन्हें तो कहते हैं वहां चाइना में मोदी द इमोर्टल। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं कहती। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या सोच सकता है, उनके सियासी मफादात हो, इंटरेस्ट हो, उसके कारण करे, चाइना का कॉमन आदमी कह रहा है। यहाँ पाकिस्तान में मैंने आपके काफी सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं जहां लोग कह रहे जी हमें मोदी चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया में ये जो कहीं कंट्रियों से लोग आए हैं, ये मतलब इंडियन नहीं है कि भाई इंडियन मुसलमान है चलिए वो कह रहा है, या इंडियन अहमदिया वो कह रहा है, ये आपके यहाँ के भी लोग हैं और भी कंट्रियों के लोग हैं, इन सब ने कहा है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नमेंट के लोग प्रेजेंट थे, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही। उन्होंने कहा जी मोदी जी के अंडर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन ऑल टाइम बेस्ट हुए हैं, हमारा एफटीए हो गया है। और मोदी जी तो पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, वो तो केवल इंडिया या ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करे, पूरे दुनिया की बात करे, जो ग्लोबल साउथ की हम बात करें, जो G20 की बात करें, एससीओ की बात करें। अब ये जो देखिए आरजू जी, हुआ क्या है, दुनिया में हर एक के पास पावर आई, अगर आप हिस्ट्री को केयरफुली स्टडी करें। जब रशियंस के पास पावर आई, उन्होंने रूस का सोचा कि भाई मैं अपने लोगों का भला कैसे करूं। ये पावर अमेरिका के पास है, अमेरिका ने सोचा अमेरिका का भला करूं, बाकी दुनिया की ऐसी तैसी लेने हैं। अब जापान के पास पावर आई तो जापान ने सोचा मैं जापानियों का कैसे भला करूं। चाइना के पास पावर आई, कहना कि सब चीज चीनियों को मिले, बाकी दुनिया की ऐसी तैसी लेने। देखिए, दुनिया की सच्चाई ये है, आज अगर हम आकलन करें, सबसे ब्लेस्ड कॉन्टिनेंट जो है, जहाँ सबसे ज्यादा ऊपर वाले ने जिसकी मेहरबानी रही, वो अफ्रीका पे रही है। सारा सोना चांदी डायमंड मिनरल गोल्ड सब अफ्रीका में। और सबसे गरीब कौन है दुनिया में? अफ्रीका। सबने अफ्रीका को लूटा है। पर दो चीजें पीछे इंपॉर्टेंट हुई है। हमारी बहन जी कमला हैरिस को अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने, के एक नेशन के प्रेसिडेंट ने, नाम नहीं लूंगा, आपको पता हो, उल्टा सीधा सुना दिया। मैक्रॉन साहब गए थे, उनको उल्टा सीधा सुना दिया। बोला भैया तुमने हमें एक्सप्लॉइट किया, तुम हमें अब भी कॉल नहीं समझते हो, तुमने हमारे लोगों को जंजीरों में ले गए हो गुलामी करने के लिए। क्या मेरा कहना गलत होगा कि अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट स्लेव ट्रेडर था? नहीं, गलत नहीं होगा। इब्राहिम लिंकन ने स्लेव ट्रेड हटाया, स्लेवरी हटाई, उसके लिए उसको मारा गया। ही पेड द प्राइस विद हिज लाइफ। तो मार्टिन लूथर किंग, ये सारे किरदार आए, इन्होंने अपना काम किया। तो यहाँ पे जिसके पास पावर आया उसने दुनिया को लूटना चाहिए। अब ये हमारे गोरों की बात कीजिए, ब्रिटिश या लंदन वालों की बात,
इनके दौरान 175 मिलियन लोग मरे, 175 मिलियन लोग मरे इनके राज में। बिल्कुल। इन्होंने हमारे से क्या नहीं लूटा, क्या हमें बिल्कुल निचोड़ के छोड़ के 45 ट्रिलियन तो सामान वर्थ लूटा। बंगाल फेमिन की बात करें, जलियांवाला बाग की बात करें, कोहिनूर की बात करें, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल भी नहीं छोड़ के, लिटरेसी 20% छोड़ के, फ्रेजाइल 5 पर छोड़ के 1990 तक तो किताबें लिखते थे इंडिया कब टूटेगा, ये इनके फेवरेट टाइम था। और चर्चिल का ये कहना था, भाई मैं तुम पे राज कर रहा हूँ कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ तुम पे राज करके। चर्चिल ये कहता था, मैं तो डार्विन का प्रोजेनी हूँ, तुम तो इन्फीरियर लोग हो, तुम पे मैं राज कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप पे एहसान कर रहा हूँ। और जब बंगाल फेमिन में उसको कहा यार तुमने ये इंडिया की सप्लाईज क्यों डाइवर्ट कर दी, इंडिया सप्लाईज मिलते, तो बोलता है दीज इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स। तब तो खैर इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो इनका इन सप्लाई से क्या होगा। अब बंगाल फेमिन की बात करें, 40 लाख लोग तो सीधा सीधा उसमें मरे थे, सीधा सीधा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ सबसे ज्यादा लोग तो दुनिया में जिसने मारे थे, माओ ने मारे थे। हिटलर का नाम पूरी जगह लिखा है, हिटलर ने जी 6 मिलियन जो मारे, इतने मिलियन जो मारे, 60 लाख लोग मारे, पर जो चर्चिल ने हमारे यहाँ 40 लाख हमारे लोग मारे, उसका कहीं नाम नहीं है। बंगाल फेमिन कहीं जेनोसाइड में नहीं गिना जाता। और 165 मिलियन जो उनके दौरान मरे हम, वो तो खैर दुनिया में ही नहीं था। जीडीपी में आरजू जी हम 33% वर्ल्ड का जीडीपी कंट्रोल करते थे, 1% पे छोड़ के गए। अब कहते तो यही है, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन, ये कॉमन कहावत है इंडिया के बाहर, ये कॉमन कहावत है, मेरी कहावत नहीं है ये, मेरे वर्ड नहीं, मुझे भी दुनिया भर के लोगों ने सुनाया। अब कहने का मतलब है, जिसके पास जब पावर आई उसने लूट किया, अपना सोचा। अब अफ्रीका की हालत देखिए, अफ्रीका इतना गरीब क्यों, हर एक ने अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया। हमने क्या किया अफ्रीका को, हमने अफ्रीका को दवाई दी, हमने अफ्रीका को बीमारियों से लड़ने की तरबियत दी, हमने उनको अपना यूपीआई दिया, हमने उनको अपना कोविन दिया, हमने अपने डॉक्टर दिए, हमने उनको टेलीमेडिसिन दिया। अफ्रीका की कंट्रियां हमारे पास आ रही थी, हमारा डेट रिस्ट्रक्चर करो, चाइना ने उन्हें डेट ट्रैप में फंसाया। अब युगांडा हमारे पास आया, अभी कहता जी जो आपका जल जीवन मिशन है, जिससे आप हर घर में नल से जल पहुंचा रहे हो, ये हमें भी दे दो। हमने कहा ठीक है, आपको भी दे देते हैं। ब्रिक्स के बैंक जो खोला हमने, उसमें उनकी हेल्प कर दी। उनको अफ्रीका के कई नेशंस को हमने क्रेडिट लाइंस दे दी, उधार नहीं दिया, यानी कि 8-8 10-10% पे उधार लो, क्रेडिट लाइन दे दी। राइट, उनको जब जरूरत थी उनको खड़ा किया, आईएमएफ से उनको पैसा दिलाया। अच्छा, उनके साथ हमने माइनिंग राइट्स भी किए, तो एक पैरिटी थी, यानी कि फ्री में ले गए, चवन्नी दे दी और 100 रुपए का सामान ले गए, वो दे दिए। आज अफ्रीका में मैं आपको बता दूं, अगर आप ये देखिए, चाइना ने 74 बिलियन इन्वेस्ट किए लोगों को फंसाने के लिए, हमने 72 बिलियन इन्वेस्ट किए। आज अफ्रीका में बिकने वाली नंबर 1 मोटरसाइकिल टीवीएस है, टीवीएस और बजाज है। चाइना की 70 मोटरसाइकिलों की कंपनियां बंद हो गई, गाड़ियां हमारी जा रही। अफ्रीका को पहली बार, आरजू जी, ये एक बहुत बड़ा, कल मैंने किसी से इस पे बात भी की थी, एक बहुत बड़ा रेवलेशन आया कि अफ्रीका आज पहली बार उठ के बात कर रहा है, वेस्ट के अगेंस्ट बात कर रहा है, यूरोप के अगेंस्ट बात कर रहा है। फ्रांस तो अब भी सोचता है अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका मेरी कॉलोनी है, क्योंकि वो फ्रेंच बोलते हैं। हमने उनका भला किया, हमने उनकी हेल्प की, हमने उनको गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की, हमने उन्हें फंसाया नहीं। और अगर आप ग्लोबल साउथ की बात करें, ग्लोबल साउथ में आपकी 80% कंट्री आती है, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आती है, उसकी बात करें, उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ये एक फर्क आया हमारे अप्रोच में। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं आरजू जी, दुनिया में 90% कंट्री ऐसी जिनका $10,000 से कम पर कैपिटा इनकम है, उनकी बात हम कर रहे हैं, उनके फायदे की बात कर रहे हैं, वहाँ एजुकेशन की बात वहाँ कर रहे हैं, वहाँ दवाई की बात करें, वहाँ वैक्सीनेशन की बात करें। अच्छा, और हम ये फर्क नहीं कर रहे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पारसी है, ये ज्यू है, ये जी सिख है जी, ये जी शिया है, ये जी सुन्नी है, ये जी अहमदी है, ये फर्क नहीं है। ये बेस्ट सबको है जी, बिल्कुल ये सबको दे रहे हैं। अब आप देखिए, इस जो अधिवेशन हुआ, इसमें अहमदिया, इसमें शिया, इसमें हजारा, इसमें बोहरा, इसमें पारसी, हर कोई कह रहा है, और फॉरेन की जमीन पे कह रहा, कोई इंडिया का आयोजित किया अधिवेशन नहीं था। और हमारे एक सिख भाई ने तो एक किताब रिलीज की, उसने कहा देखो जी, मोदी जी ने सिखिज्म के बारे में क्या क्या किया, गुरुओं के बारे में क्या क्या किया, 5 साहिबजादे जो थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनके बारे में दुनिया को बताया, उन्हें इज्जत बख्शी, उन्हें सम्मान दिया, एक टिकट जारी की, तो ये सब उन्होंने बताया कि हाउ डिड मोदी जी हेल्प। और आज आप देखिए आरजू जी, आज हमारी उज्ज्वला लीजिए, प्रज्वला लीजिए, आयुष्मान भारत लीजिए, कोई भी लीजिए, इसमें कहाँ फर्क है, आप बताइए कहाँ फर्क है। आज हमने 2 करोड़ लोगों को मकान दिया, क्या हिंदू मुसलमान सोच के दिया, क्या नहीं दिया।
हम्म 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत इंश्योरेंस दिया, उज्ज्वला दी, प्रज्वला दी, हम्म करोड़ों टॉयलेट बनवा दिए। उसमें फर्क है क्या? स्कॉलरशिप देते हैं, पढ़ाई देते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन देते हैं, एम्स खोल रहे हैं, आईआईटी खोल रहे हैं, या कि हिंदू एरिया में खोलना, मुसलमान एरिया में नहीं खोलना, नहीं हम्म खोलना। ये चीजें बदली है। एक राजनीति को बदलना, एक दुनिया के बारे में से सोचना, वासुदेवम कुटुंबकम, वेयर यू आर टॉकिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी देखिए G20 में फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट थी, तो मोदी जी का वो एड्रेस करने, और सारे रिजर्व बैंक्स के गवर्नर भी थे। तो मोदी जी ने एक बात बोली, बोला यार देखो, आप दुनिया के फाइनेंशियल लीडर्स हो, ठीक है, तो आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे दुनिया में डेट ट्रैप में फंसे लोगों को निकाला जाए, जिससे जो गरीब लोग है वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। आप क्या कर रहे हो? आप ये ना सोचे कि हम इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं, इंडिया अपने पैसे कहाँ से कमा रहा है। इसके लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया कि आप हमारी तारीफ करें, बोले जी अब आप ये कर रहे हैं, इंडिया ऐसे पैसे कमा रहा है, या इंडिया नहीं। कि आप बताएं कि ये जो दुनिया, आधी दुनिया फंसी पड़ी है, हम्म इनको कैसे निकाले। चाइना के पास पावर आया, 50 से ज्यादा कंट्री को डेट ट्रैप में किया। हमारे पास हम्म 25 अफ्रीकन कंट्री आई है, भाई हमारा ये जो लोन्स है इनको रिस्ट्रक्चर करने में हमारी मदद करो। हम्म तो कहीं ना कहीं, अच्छा वहाँ एजुकेशन, अब यूनाइटेड नेशंस में देखे सबसे ज्यादा पीस कीपर्स हम देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक्सीक्यू की बात करें, आप वैक्सीन की बात करें, 120 कंट्रियों में हमने वैक्सीन दी, 33% कंट्रियों में तो फ्री दी है। तो यहाँ तो लोगों की मंशा, आरजू जी, लीक वीडियोस है यूएस से, लोगों की मंशा तो ये थी कि $200 का एक इंजेक्शन बेचना है। यहाँ $3 $2 का हमने इंजेक्शन बना के बेच दिया, दुनिया को दे दिया, ताकि कोविड से लेकिन बचे। सर होता जी यही ना, अगर कोई किसी के लिए अच्छा सोचे तो उसके साथ भी अच्छा होता है, और बुरा सोचे तो अब हम चाइना को देख ही रहे हैं। ये चाइना हाँ, की जो हालत होती चली जा रही है, तो जाहिर है दूसरों के लिए नुकसान कोई करेंगे तो अपने खुद भी तो नहीं बच पाएंगे। अब आप देखिए ना, चाइना का क्यूमुलेटिव डेट $53 ट्रिलियन हो गया। हम्म और चाइना के 50% प्रोविंस हैं जिनका डेट 40%, 45% ऑफ जीडीपी से ज्यादा हो गया। ऑफिशियल नंबर है, या मैं, ये हम्म मेरा अंदाजा नहीं है, ऑफिशियल हम्म, नंबर अब बाहर आ गए हैं। तो बिल्कुल। मतलब 53 ट्रिलियन डेट, विच इज 55% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो चाइना की हालत तो बद से बदतर हो रही है। और पता नहीं चाइना कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, मेरे तो उम्मीद है नहीं चलेगा। तो अब ये चाइना ने जिन जिन बेचारों को वो अपना फर्जी वैक्सीन भेजा, कितने लोगों की मौत हो गई उस फर्जी वैक्सीन से। तो हम्म ये कहीं ना कहीं चीजें, ये जो मोदी जी सोच लाए हैं, मोदी जी में दो यूएसपी है। पहली बात, जहां हमारे मेरे जैसे लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। हम्म दूसरी बात, आरजू जी, वो 50 साल आगे का सोचते हैं, वो आज की बात नहीं सोचते कि आज क्या होना, आज क्या फिट है, नहीं। 50। तीसरी बात, वो ह्यूमैनिटी की सोचते हैं। ये उनके यूएसपीज है। मैंने जितना उनको स्टडी किया, इनके यूएसपीज है। बाकी वो उनको वो क्या सोचे, मैं वो सोच रहा हूँ, खैर वो मेरे में कैपेबिलिटी तो है नहीं, ना कभी आ सकती है। मतलब जहां मुझ जैसे आदमी का दिमाग खत्म होता, वहां से वो शुरू होते हैं। हम्म दूसरी, 50 साल आगे विजन, 50 हम्म ईयर्स। आपने अश्विनी वैष्णव जी का वो इंटरव्यू देखा था, जहां उन्होंने बोला यार 50 साल का मुझे बताओ, जो तुम्हारा प्लान है जी अश्विनी जी बहुत अच्छा है, हम्म 50 साल बाद रेलवे स्टेशन कैसे होगा, वो प्लान लाओ। हम्म और तीसरी बात, दुनिया का सोचना, डेट ट्रैप कैसे निकालना, बच्चों को खाना कैसे देना। मैं आपको एक चीज बताऊं छोटी सी, जिसने मेरे दिल को बहुत तकलीफ दी है जब से मैंने ये पढ़ी। अफ्रीका में हमारे अनाज कम होता है, देखिए एग्रीकल्चर नहीं है, खाद नहीं है, कैनाल सिस्टम नहीं है। आरजू जी, अफ्रीका का जो ग्रेन उगता है ना, ग्रेन खाना जिसे हम कहते हैं, अब ये अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। अब मैंने सोचा यार, ये अमेरिकन ये खाते तो ग्रेन वेन तो ये खाते नहीं, करते क्या ग्रेन का? जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट होता, करते क्या ग्रेन का? तो मुझे पता लगा वो ये खिलाते हैं गाय भैंसों को ताकि स्टेक बने, ताकि बीफ सही से स्टेक बने। हम्म 50,000 लीटर पानी और कुछ 100 किलो अनाज खा के 1 किलो का स्टेक बनता है। मीट इज द वेरी अनएफिशिएंट हम्म इंडस्ट्री। नंबर टू, नंबर वन जो CO2 एमिटर है वो मीट इंडस्ट्री है। बट वहां बच्चों को खाना नहीं मिलता, यहाँ बीफ और स्टेक के लिए वो खाना यूज किया जाता है। ये सच्चाई है दुनिया की। अफ्रीका में स्टारवेशन क्यों है? भगवान ने तो उन्हें सब कुछ दिया है, सबने एक्सप्लॉइट किया अफ्रीका को। हम्म हम ये चीज नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए अफ्रीका को ये चीज दिख रही है। डिफेंस एक्सपो में देखिए, हमारे पूरी अफ्रीकन कंट्रीज आई थी, हमारे एयर शो में पूरी अफ्रीकन कंट्रीज आई थी। इंडिया ने सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई, पूरा अफ्रीका आ जाता, पूरा अफ्रीका आ जाता। और मैं आपको आज एक चीज प्रेडिक्ट कर दूं, देखिए 20 कंट्रियों में तो हमारा रुपया चल गया आरजू जी। 20वीं थी बांग्लादेश, 19वीं थी मलेशिया, सर 20वीं थी 18 में, बांग्लादेश। 18 में कैसे 20 20 हो गए? 20 20 हो गए, 20 हो गया अच्छा। आरजू जी। हम्म 19वां आपका बांग्लादेश, इसीलिए मैंने 19 और 20 का नाम बताया। हम्म 19वां मलेशिया था, 20वां था बांग्लादेश। तो 20 में तो चल गया।
ये वक्त की बात है कि अफ्रीका में ये रुपया चलेगा, बहुत जल्दी ये 50 का नंबर छू जाएगा, बहुत जल्दी, क्योंकि दे आर वेरी इंटरेस्टेड। क्योंकि जो इंडियन रुपया है, इसमें खाली वो इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, वो आपस में भी ट्रेड कर सकते हैं इंडियन रुपये को। बिल्कुल। दो कंट्री आपस में भी ट्रेड कर सकते, डॉलर की क्या हम्म। जरूरत है। और ये हमने उनको फैसिलिटी दी है, ये हमने चीजें, आज देखिए नेपाल का और भूटान का पैसा यहाँ से छप के जाता है, इंडिया से छप के जाती है उनकी करेंसी। हम लोग सही। फर्जी करेंसी नहीं छाप रहे हैं उनकी करेंसी यहाँ से छप के जाती है, ये ट्रस्ट है। तो ये सब चीजें अब दुनिया के लिए अच्छाई करते हो तो अच्छाई कहीं ना कहीं दिखती है। ये बिल्कुल। विजन है जो मोदी जी को डिफरेंशिएट करता है, ये विजन है उनकी हर जगह तारीफ होती है। ये विजन है, अमेरिका सर्वे में अमेरिकन लोगों से पूछा जाता है मोदी जी की रैंकिंग नंबर 1, जो बाइडेन की रैंकिंग नंबर 10। अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन सर्वे, अमेरिकन लोग। मैं ये इंडिया में इसमें कोई लेना जो देना नहीं। बाइडन तो सर वैसे ही गुड फॉर नथिंग है, जो बाइडन को तो वैसे कोई पसंद नहीं कर रहा। लेकिन सर अगर हम बात करें हामिद मीर साहब की और नसीम जहरा, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दोनों ने बातचीत की और उसमें मोदी जी का नाम भी आया, भारत का नाम भी आया, ये भी आया कि मोदी जी पाकिस्तान विजिट करने वाले थे। और ये क्या, पहले जो आर्मी चीफ रह चुके हैं बाजवा साहब, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने जंग नहीं करनी है और वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने कहा, उस पर एक बड़ा हंगामा यहाँ भी है और भारत में भी देखा जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं उनकी बातचीत को? देखिए, जो आज चीजें सामने आई है, आज ही आई है सामने, मैंने तो आज पहली बार देखी। और उसमें हम्म। हमीद साहब तो साफ साफ कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने अजीत डोभाल साहब से कुछ एग्रीमेंट किया था और बाजवा साहब का ये मानना था कि भाई हमारे पास ना असला है, ना बारूद है, ना गोली है, ना खाना है, तो हम लड़ेंगे किस पे जंग। इनफैक्ट मैं कल किसी चैनल पे, आपका चैनल था, आप ही पाकिस्तान का ही चैनल था या इंडियन चैनल था, तो मैंने उन पे कहा, मैंने कहा अगर आप जंग के 15 चेक बॉक्सेस होते, हम्म। फूड, फ्यूल, इकोनॉमी, एम्यूनिशन, स्ट्रेचर ऑफ आर्मी, लॉजिस्टिक्स, एयर पावर, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, काफी सारे 50, 15, 20 चेक पॉइंट्स होते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान तो एक चेक पॉइंट पे भी अभी स्थिर नहीं है। तो अगर ये हम्म। जंग की बात होती है तो आप जंग किस पे करेंगे? 2 दिन बिल्कुल। का एम्यूनिशन है नहीं आपके पास, आप जंग किस बात हम्म। पे करेंगे? जो भी चेक पॉइंट्स होते हैं, पाकिस्तान डजंट स्टैंड अ चांस। अब जो बाजवा साहब ने कहा था प्रैक्टिकली हम जंग नहीं लड़ सकते। अब उनकी अजीत डोभाल साहब से क्या बात हुई, देखिए ये मुझ जैसे आदमी को तो पता होगा नहीं, मोदी जी को वहां आना था नहीं आना था, मुझ जैसे आदमी को पता नहीं। पर हैरत अंगेज बात ये थी जो मुझे उसमें लगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पता नहीं था, इमरान खान को खुद पता नहीं था कि बाजवा साहब ने डोभाल साहब से क्या बात की है। और अब इसका खुलासा हामिद साहब कर रहे हैं कि जी ये बात हुई थी और इस पे पाकिस्तान के लोग नाराज हैं। पर मैं कहना तो ये चाहूंगा कि चलिए, अब किसने किससे क्या कहा, मोदी जी को आना था नहीं आना था, वो मेरे जैसा ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं बता पाएगा डेफिनेटली। बट पर एक बात तो है कि पाकिस्तान की जंग लड़ने की मतलब सलाहियत तो है नहीं। वहां तो बाजवा साहब सही कह रहे थे, भाई जंग नहीं लड़ सकते आप। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई बाजवा साहब को पैसे दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए। देखिए उस बारे में मुझे नहीं पता और मुझे लगता नहीं है इंडिया से कोई पैसे वैसे देता किसी को। बट ये जो बाजवा साहब का असेसमेंट था कि जंग तो लड़ नहीं सकते। आप लोग तो कह रहे तहरीक तालिबान के खिलाफ एक्शन करेंगे, वो तो एक्शन तो आज तक हुआ नहीं, क्योंकि आप आरजू जी आपके चैनल पे मैं कह चुका था, आप लड़ नहीं सकते। अगर आपने तहरीक तालिबान को एंगेज कर लिया, आप इस साइड से बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। इस साइड से इंडिया आगे कुछ भी कर सकता है। पर पुंछ में हमला भी होता है, वहां चाइनीज बुलेट्स भी मिलते हैं, वो आरपीजी था उसमें चाइनीज मार्किंग भी मिलते हैं। आपका क्या है वो FATT नाम का आतंकवादी संगठन जो जैश ए मोहम्मद से एफिलिएटेड है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है POJ से। तो कहीं ना कहीं मुझे पाकिस्तान की पॉलिसी समझ नहीं आती। आप बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ जी, 6 घंटे में हमला हो जाता है। आपका संगठन लश्कर जैश ए मोहम्मद से एफिलिएटेड संगठन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाइनीज मार्किंग का असला मिलता है, चाइनीज वो फुटप्रिंट मिलता है, चाइनीज पिस्टल, चाइनीज असला पकड़े जा रहे हैं। आप भारत को प्रवोक भी कर रहे हैं, आपने रडार पुशेस एक्टिवेट कर दी, लेकिन आपने आतंकवादियों को पीछे कर दिया, रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही। बाजवा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाई जंग तो कर नहीं सकते मैं अगर आप। तो मैं तो सर बिल्कुल कहूंगी बाजवा साहब सही कह रहे हैं। और जंग लड़ने की जरूरत क्या है? हम पीसफुली क्यों अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर सकते? वो हर हर चीज के लिए क्या जरूरी है कि जाकर जंग लड़े? पहले कितनी जंगें लड़ चुका है पाकिस्तान, कुछ हासिल हुआ क्या? तो अगर वो कह रहे हैं कि जंग मत लड़े उसके बजाय, तो उस पर मुझे नहीं समझ आई कि हामिद मीर साहब और नसीम जहरा इतने अपसेट क्यों थे उनसे कि ये क्या बात हुई कि उन्होंने मना कर दी। मैं बताता हूँ आरजू जी, देखिए बाजवा साहब का जो असेसमेंट था रियलिज्म पे था। अगर आज हम्म। आप गूगल पे करिए व्हाट आर द क्राइटेरिया बिफोर यू गो टू अ वॉर, 15-20 हम्म। क्राइटेरिया मिलेंगे। कोई भी हम्म। पाकिस्तानी गूगल करे और देखे यार इन 20 में से हम कितनों पे खड़े होते हैं, आपको 20 में हम्म। से 2 पे आप खड़े होते नहीं दिखेंगे। अगर जंग सुसाइड है,
देश को खत्म करना है, वो जंग तो नहीं लड़नी चाहिए। दूसरी बात, आपकी आर्मी 4 बार आई कश्मीर लेने, वो नहीं ले पाई, तो अब ये डिस्पोजेबल जहादी कश्मीर क्या लेंगे, ये भी नहीं, और समझना चाहिए। सर अगर आप 20 चीजें कह रहे हैं क्राइटेरिया, 20 की 20 भी अगर हम कर लेते हैं, हमारे पास है, फिर भी जंग पे जाएं क्यों? ये टाइम और ये जमाना जो है वो जंगों का नहीं है। ये चीज तो इन्हें समझनी चाहिए सबको, कि नहीं, अब आजकल देखिए, वो टाइम नहीं है कि निकल गए जंग करने। अब देखिए इनको तो सेंसेशनलाइज करना। अब देखिए हुआ क्या, पुंछ के अटैक के बाद क्या हो रहा है, रावलपिंडी में मीटिंग हो रही जीएचक्यू में। अब जीएचक्यू में मीटिंग क्यों हो रही भी, भारत हमला करेगा, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पता नहीं आसमान से आएंगे, जमीन से आएंगे, समुद्र से आएंगे। वो जो आर्मी का दबदबा है, वो जो आर्मी का पकड़ है, देखिए फौजी तंजीम का $6 बिलियन प्रॉफिट है। 200 कंपनियां फौजी तंजीम के अंदर, शाहीन अस्करी बहरिया और उसके अंदर कितनी कंपनी है, उनका भी इतना ही प्रॉफिट होगा, तो प्राइवेटली हेल्ड है। और आपके डीएचए, नए नए डीएचए बन रहे हैं। अब डीएचए कौन बनाता है, ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। नार्को डॉलर भी चल रहा है, डीएचए भी चल रहा है। जब तक ये हिंदुस्तान, कश्मीर ये सब एक्टिव नहीं रखेंगे, तो आर्मी का वर्चस्व कैसे बनेगा? देखिए आपके यहाँ 4 लोग पावरफुल है। सबसे पहले तो आपका आर्मी है, फिर आईएसआई है, फिर ये मौलाना है जो इनको कवर फायर देते हैं, फिर पॉलिटिशियन है जो आया राम गया राम है, जिसको जब मर्जी लाते हो, बिठाते हो, उठाते हो, हटाते हो, नए को बिठाते हो। अब यहाँ मजे की बात है, जो मैं हमेशा कहता था कि इमरान खान कह रहे भाई मुझे तो पता ही नहीं। कुरैशी को तो कहीं से खबर पता लगती, कुरैशी साहब भागे भागे रहेगा, खान साहब आपको पता क्या हुआ? कहता मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो मन्नू तो पता ही नहीं थी वो ये। सर इमरान खान को वैसे भी कुछ पता नहीं होता था, उन्हें तो डॉलर का रेट बढ़ गया, महंगाई हो गई है, वो भी टीवी देख के पता लगता था, तो इसलिए वो इमरान खान को तो आप छोड़ ही रहे, उन्हें वाकई में कुछ नहीं पता होता था। नहीं, उनका वो अच्छा डायलॉग था ना, आपने घबराना नहीं है, तो उनको तो तकिया कलाम था ही उनका, आपने घबराना नहीं है। अब बिल्कुल है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, या तो कंवर जावेद बाजवा साहब ने कुछ फंडामेंटली गलत बात कह दी हो, कुछ गलत बात कह दी हो। वो उन्होंने जो बात की, तो पाकिस्तान में इनके इंटरेस्ट में, भाई आप जंग नहीं लड़ सकते, आपके पास बिल्कुल। सलाहियत है नहीं, असला है नहीं। देखिए आपकी खाइबर टैंक है, कितनी बार मैं कह चुका हूँ, 30 किलोमीटर चलती, रेडिएटर गर्म हो रहा है, चाइना ने आपको रेडिएटर नहीं है नया। JF-17 ग्राउंडेड है, F-16 उड़ नहीं सकता, फ्रीगेटर आपके चलते नहीं, असला है नहीं, 2 दिन का असला पड़ा। फौजी कहते जी हमको खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती। यहाँ तहरीके तालिबान एक्टिव हो, यहाँ तालिबान एक्टिव, यहाँ ईरान से आपके पंगे चल रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ ऐसी सूरत में कहां से कौन सी जंग लड़ेगी, किससे जंग लड़ेंगे, इसमें गलत क्या है? सर इन लोगों को लगा होगा, जब कहा जाता है ना 4 दिन की जिंदगी है, तो उन्होंने सोचा होगा 2 दिन का तसला है ना, 2 दिन की जंग लड़ लेते हैं। नहीं, ये जो लोग ये सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी फैमिली में से शायद कोई फौज में नहीं होगा या बॉर्डर पे नहीं होगा, क्योंकि जो लोग बॉर्डर पे होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, हमें उनका भी सोचना चाहिए। और आजकल वो टाइम नहीं है कि यहाँ से कोई जंग करे और वहां से कोई जंग करे। ज्यादा चीजें जो है वो बातचीत के जरिए, अब तो चाइना से भी आपकी जो बातचीत है होने लगी है, और जो टर्म्स है वो इंडिया और चाइना के बेहतर होने जा रहे हैं, ये भी न्यूज चल रही है। तो इसका मतलब है कोई भी जंग में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए चाइना को तो हमने साफ कह दिया, आज जो बात हुई है उसका तो हमने साफ कह दिया। देखिए मौजू नहीं है, फिर भी एक हल्की सी बात है, उन्हें कह दिया भैया फौज वोज पीछे कर लो, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक ऐसी परिस्थिति है। हमने बिल्कुल क्लियर बोल दिया, अपनी फौजे वोजे पीछे कर लो, 2-3 साल पहले पोजीशन थी, और उसके नीचे हम कोई बात करने को तैयार नहीं है, वरना हम भी आ गई, आप भी यही, और हमें कोई डर नहीं लगता, हम बिल्कुल तैयार है। और चाइना को पता भारत बिल्कुल तैयार है। कल भी हमने, आपने देखा होगा अर्जु जी, कल या परसों की बात है, हमने एक शिप से एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है, जो ICBM जो आएंगे उनको रोक सके, इंटरसेप्टर मिसाइल फ्रॉम द शिप। सो वी हैव डेवलप्ड वन मोर कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी पहले हमारे पास नहीं थी, पहले हम लैंड से इंटरसेप्ट करते थे, फिर अब हम शिप से भी इंटरसेप्ट कर पाएंगे। फ्रॉम अ मूविंग शिप वी कैन इंटरसेप्ट अ बैलिस्टिक मिसाइल। ये कल या परसों की बात है, हमने इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्ट किया, कल की बात है शायद, हाँ मैं डिबेट पे था किसी टीवी पे, तो कल या परसों ही हमने ये टेस्ट की है। तो चाइना को एक चीज तो बहुत जाहिर है, भारत की कैपेबिलिटी बढ़ रही है आरजू जी, दे नो इट वेरी वेल। और हम हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं है, 1962 का भारत नहीं है। चाइना को भी ये पता, उनके फायदे में लड़ाई लड़ना नहीं है। मैं तो चाइना से 2 ही सवाल पूछूंगा, 53 ट्रिलियन का डेट, 53 ट्रिलियन, 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, आपके आधे से ज्यादा प्रोविंसों का मोर देन 45% ऑफ योर जीडीपी इज योर डेट। भाई आपकी हालत कहाँ है? अब नंबर आरजू जी निकल रहे हैं, जो मैं 2 साल से गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ, अब वो नंबर निकल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। बिल्कुल। चीनी बिल्कुल गायब हो गए, सफा चिट हो गए, जवाब नहीं दे रहे हैं। और आपको एक और चीज डिजास्टर बता दो, 2 चीजें जाते जाते, मेल फीमेल रेशो जो है, 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी की उन्होंने सारे लड़के पैदा कर दिए, अपना अल्ट्रासाउंड करवा करवा के।
67-66% मेल है, 33-34% फीमेल है। 2:1 का रेशियो, जहां 2 लड़के 1 लड़के, इसीलिए इधर उधर जाके शादियां कर रहे हैं। दूसरी बात, 67% ऑफ द फीमेल्स आर वर्किंग। ये आपको बिल्कुल मैं एनालिटिकल डाटा दे रहा हूँ। आउट ऑफ दैट आरजू जी बच्चा नहीं हो रहा कपल्स में। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का स्कूलिंग और नैनी का कॉस्ट है, दैट इज मोर देन व्हाट फीमेल कैन अर्न। और ये फीमेल, जो टिपिकल फीमेल की बात कर रहा हूँ, शी इज अ मैनेजर इन अ कंपनी, एक मैनेजर है कंपनी में। ये हकीकत, बच्चा नहीं हो रहा। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या करे, एक बच्चे पे ये, दूसरे बच्चे पे ये, तीसरे बच्चे पे ये। और आप आने वाले 20 सालों में चाइना की आबादी 800 मिलियन घट के रह जाएगी आने वाले केवल 20 सालों में। उनकी मीडियन एज हमसे 12-13 साल है, और 10 सालों में चाइना में काम करने वाला कोई नहीं बचेगा। 10 से 15 सालों में ये जो इंडस्ट्री लगाई है, ये चलाएगा बिल्कुल। कौन? लोग तो बचेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इन्होंने बहुत हैरानी वाला डाटा है। इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक डाटा, इट्स ऑल्सो डेमोग्राफिक डाटा व्हिच इज शेकिंग। बिल्कुल, और इन्होंने बगैर सोचे समझे इस किस्म का अपने यहाँ एक जो कर दिया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी, और इस किस्म की चीज वही नुकसान कर रही है अब। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।